हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स का पार्ट 9 देखेंगे और इसको हम देखते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम लास्ट में हम ये देखेंगे कि एनआरआई को क्या क्या फैसिलिटीज रही मिलती है। जो हमने अभी तक अकाउंट्स में भी देख लिया, कंसेप्ट वही है, पर फिर भी हम देखेंगे। आज हम देख रहे हैं पार्ट 9 और उसके बाद हमारा ये लास्ट पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि एनआरआई कौन होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर हमने क्वेश्चंस देखे थे, फिर उसके बाद की ट्रांजैक्शन के मोड्स क्या होते हैं। जैसे जो आप इंडिया में हैं, बाहर है, तो कैसे पेमेंट सिस्टम चलते हैं, वो सब हमने समझे थे। आज हम देखेंगे फैसिलिटीज़ टू एनआरआईज। तो इसमें जो है हमारा जो फोकस रहेगा मेन, कि एनआरआई को क्या क्या फैसिलिटीज रहती है। तो जो एनआरआईज हैं वो फैसिलिटीज का मतलब है, उनका मेन जो हमारा इसमें है वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि भाई वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो भी दो दो चीज टाइप की चीज़ों में हमारा स्टडी का फोकस रहेगा। एक तो हमारा रहेगा कि शेयर्स और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स है, सिक्योरिटी है, म्यूचुअल फंड्स है, इन टाइप की चीज़ों में। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये कंसेप्ट हमने देखेंगे। तो देखो, एनआरआई जो हमारे पास देश में एनआरआई हैं, वो लोग क्या ला रहे हैं, हमारे देश में बाहर का पैसा ला रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करे तो बेटर है, क्योंकि बाहर की मनी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये हमारे लिए बेटर है। बस उसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एनआरआई एनआरआई है, पर वो क्या कर रहा है कि इंडिया की मनी से बाहर का बन के इन्वेस्ट कर रहा है। वो नहीं होना चाहिए। वही हमारा कंसेप्ट है कि वो बाहर के फ्रेश फंड से ही वो इन्वेस्ट करे, तब हम उसको अलाउ करेंगे। एंड सेकेंड बात यह है कि भाई तब हम उसको उस तरीके तब हम उसको वापस ले जाने के लिए भी अलाउ करेंगे, जो उसमें से पैसे बचेंगे। और वो इंडिया का पैसा लगाएगा तो इंडियन इन्वेस्टमेंट हुआ ना, एनआरआई इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं। तो बस ये एनआरआई इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है, ये है कि वो इनकम रेजिडेंट इनकम है या नॉन रेजिडेंट इनकम है। हम चाहते हैं कि नॉन रेजिडेंट इनकम मतलब वो जो वहाँ है, वो तब जो इनकम अर्न हो रही है वहाँ से, जो बाहर से रेमिटेंस आ रहे हैं उससे इन्वेस्टमेंट हो। तो वो, और वो इन्वेस्टमेंट चाहे शेयर्स में कर सकता है, डेब्ट्स में कर सकता है, किसी में भी कर सकता है। पर ये जो रेगुलेट होते हैं उनके लिए जो एक्ट है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000, और ये टाइम टू टाइम अमेंडेड होता रहता है। ट्रांसफर और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उससे रेगुलेटेड होता है ये शेयर्स वगैरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से। तो जो एनआरआई है, शेयर्स या सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पहले हम देखते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज में वो दो वे है। एक है रिपेट्रिएशन बेसिस और दूसरा है नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। रिपेट्रिएशन बेसिस का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ उसमें जो मतलब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि भाई आप जो उनमें से इनकम होगी आप उसको वापस ले जाओगे। अगर आप उस बेसिस पे अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें कौन सी मनी यूज करनी पड़ेगी, जो नॉन रेजिडेंट वाली है, तभी तो ले पाओगे आप। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किससे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो एनआरई अकाउंट से या एफसीएनआर अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट की मनी का इन्वेस्टमेंट इससे नहीं। ये जरूर है कि आप फ्रेश फंड ला रहे हैं, उनको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट एनआरई एफसीएनआर, या डायरेक्ट फंड का यूज कर सकते हैं। तो रिपेट्रिएशन बेसिस पे है ना, वापस भेजना है तो वापस भेजेंगे। तो क्या कंसेप्ट है, सिंपल सा है कि आपको उसमें बस जो भी इनकम होगी आपकी, उस पर आप टैक्स पे कर दो, क्योंकि इंडिया में हुई ना वो आपकी इनकम, उस पर आप टैक्स भेज दो और वापस रिपेट्रिएशन कर सकते हो, अलाउड है। नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे अगर आप मतलब आप नहीं बोल रहे हैं हम वापस से वहां नहीं भेजने, बस यहीं रखने हैं, तो आप चाहे तो एनआरई एफसीएनआर से इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो वहां से करो, या एनआरओ अकाउंट से करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको वापस नहीं भेजिए। और आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और उसको वापस नहीं भेज सकते। सिंपल सा है। तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर, ये इनका बेसिक कंसेप्ट है। इसमें एक दो चीज़ें और आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, पर वो उनकी हमने समरी बनाने की कोशिश की है। और उनका जो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकती है कि भाई कैन एनआरआई कैन परचेज
शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, जो कोई भी इंडियन कंपनी है उसके जो शेयर्स और डिवेंचर है वो 5% परचेज कर सकता है ऑफ द पेड अप कैपिटल। 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल, उतनी लिमिट है। कोई भी एक एनआरआई है वो 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल कर सकते हैं। और जो सारे एनआरआई मिला के कोई भी कंपनी हुई इंडिया की, उसमें एनआरआई इन्वेस्टमेंट जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, मालूम 1 लाख भी एनआरआई ने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी भी कंपनी में, तो सारा एनआरआई इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, ये आपको ये ध्यान रखना है। एनआरआई जो है फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, उनका डिवेंचर्स भी जो कि कन्वर्टिबल है, जो कि शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनको परचेज कर सकता है और सेल भी कर सकता है। इसमें थ्रू इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू कर सकता है, और ये जो करेगा वो उसको थ्रू ऑथोराइज डीलर करना पड़ेगा, थ्रू बैंक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो बात ये जो लिखी है ये हमने पहले ही समझ ली कि भाई जो फंड है जो अगर नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पे तो एनआरओ में डालना पड़ेगा, और पेट्रिएबल बेसिस है तो एनआरई और एफसीएनआर में डाल सकते हैं। एनआरओ में भी डाल सकते हैं, पर एनआरओ में तो कौन क्यों डालेगा, है ना। तो ये वाली बात हो गई। यूटीआई और म्यूचुअल फंड में भी सेम वही कंसेप्ट पे बेसिस पे एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी डिपॉजिट्स में NRIs are permitted to invest in company deposits on repatriable basis, provided the deposits are minimum 3 years, are within ceiling limits prescribed by the RBI for the company to accept deposits and made out of fresh remittance। तो कंपनी डिपॉजिट में तब फ्रेश रेमिटेंस होगा उस केसेज में ही इन्वेस्ट कर सकता है, ये नहीं कि एनआरओ में करेगा। और दूसरी बात ये हो गया कि मिनिमम पीरियड जो है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो एनआरआई, जैसे मान लो कि इंडिया में कोई लैंड ले रहा है, कोई लैंड परचेज कर रहा है एनआरआई व्यक्ति, तो बाहर के पैसे से परचेज कर रहा है तो उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। वो परचेज कर रहा है लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिया में उसने एक्वायर की है, तो इंडिया में वो यूज इंडिया में ही है वो तो है। और इंडिया के पास बाहर का फंड आ रहा है, मतलब जो जमीन है, कंसेप्ट ये है कि जो जमीन है वो तो इंडिया की जमीन है, वो तो कहीं गई ही नहीं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करे ना रहे, बाहर के पैसे से करे यहाँ के पैसे से करे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पर यह है कि भाई एग्रीकल्चरल या प्लांट या फार्म हाउस वाले नहीं करे, नहीं तो अगर ये होगा क्योंकि ये लोग अगर परचेज कर लेंगे तो एग्रीकल्चर और उनके लिए हो सकता है कि जो ज़मीन है वो कम अवेलेबल रहे। इसलिए इन 3 चीज़ों में एग्रीकल्चरल, प्लांट और फार्म हाउस के लिए नहीं कर सकते। एनआरआई कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एंड ट्रांसफर, वो चाहे तो ये एक्वायर भी कर सकते हैं, और सेम टू जो है रेजिडेंट इंडियन को दे भी सकते हैं, गिफ्ट में दे दे एनआरआई को, दूसरे किसी एनआरआई को भी दे सकते हैं। ये जो है वो एनआरआई अकाउंट चाहे कोई सा भी फंड हो, कोई सा भी फंड हो उससे खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, जो कोई सा भी फंड हो, इनको कोई रेजिडेंट इंडियन भी गिफ्ट दे सकता है, एनआरआई भी गिफ्ट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, या मान लो कि कोई एनआरआई है बाहर गया है और उसका लड़का वड़का हुआ, इनहेरिटेंस, मतलब कि एनआरआई है वो काफ़ी टाइम गया बाहर, एनआरआई का मतलब एनआरआई, पीआई, ओसीआई दोनों सारी बातें हैं, ये लोग बाहर गए और उनका लड़का सन हुआ, तो उसके पास भी उसकी एक ज़मीन थी पहले इंडिया में, तो हेरिटेंस जो इन जो ये प्रॉपर्टी है जो कि इनहेरिटेंस से आ रही है, मतलब उन्होंने अपने को विरासत में दी है, मतलब उसको दी है, तो वो वसीयत में दी है, तो भी वो सन भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो अपने अपने फादर की है वो उसकी हो जाएगी प्रॉपर्टी, उसमें कोई प्रॉब्लम, बस ये शर्त ये है कि भाई जब इसने ली थी तब जो भी रूल थे फॉरेन एक्सचेंज के वो एप्लीकेबल उसने फॉलो किए थे कि नहीं किए थे, बस सिंपल है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये नहीं है कि भाई एनआरओ अकाउंट से नहीं परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो प्रॉपर्टी इंडिया में ही है ना, बाहर नहीं जाने वाली ना। प्रॉपर्टी जो उसने परचेज की है वो बाहर थोड़ी बेच सकता है कि भाई इंडिया से उठा के ज़मीन बाहर बेच देगा, वो तो पैसे ही लगा रहा है, चाहे एनआरओ से लगाए, एनआरई से लगाए, कोई उसको गिफ्ट दे, कुछ भी दे, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपेट्रिएशन
ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब वो अगर उसको सेल करेगा तो वो तब सेल करेगा तो कैसे रिपेट्रिएशन अलाउड है? चलो उसने परचेज तो कर लिया, एक्वायर तो कर लिया, पर एग्रीकल्चरल लैंड और प्लांटेशन और फार्म हाउस, इन तीनों चीज़ों का जो सेल करेगा वो प्रोसीड्स बाहर नहीं भेज सकता। हो सकता है ना उसकी पहले की हो ये ज़मीन या कुछ भी हो, मतलब जब उसने एनआरआई नहीं बना उससे पहले की हो, क्योंकि बाद में तो एक्वायर कर ही नहीं सकता एनआरआई बनने के बाद, तो एग्रीकल्चरल लैंड प्लांटेशन और फार्म हाउस वाली, पर पहले की हो उनको नहीं, उनको सेल जो प्रोसीड है उनको बाहर रिपेट्रिएशन नहीं कर सकता। इंडिया में तो रिपेट्रिएशन कर ही सकता है, नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे तो हो गई, सेल कर ही सकता है जो पहले की थी प्रॉपर्टी। सो कब कब बैंक के थ्रू वो क्या कर सकता है, सेल प्रोसीड्स को रिपेट्रिएशन कर सकता है। प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड वाज इन अकॉर्डियंस विद द, ये कंडीशन हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई रूल्स के अकॉर्डिंग है। दूसरा, जो उसने फॉरेन एक्सचेंज लाया था उससे ज़्यादा का सेल प्रोसीड्स तो नहीं हो रहा है, तो सोयल जो जितने रुपए वो लाया था उससे ज़्यादा रुपए वो नहीं बेच सकता। इंडिया के पैसों से खरीदा होगा तो नहीं बेच सकते, नहीं, वापस पैसे नहीं भेज सकते। पर उसने अगर एनआरई अकाउंट से मान लो कि 1 करोड़ रुपए का, रुपए में बस 1 करोड़ रुपए, तो उसका जो वापस से वो शेल भेज सकते हैं वो 1 करोड़ रुपए का ही भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रिपेट्रिएशन केवल 2 प्रॉपर्टी का ही अलाउड है, ये भी एक कंडीशन है। चौथा एक कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 1 मिलियन 1 मिलियन पर ईयर का ही अलाउड है, 1 मिलियन पर ईयर का ही अलाउड है विदाउट एनी लॉक इन पीरियड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्ली, पर टैक्स यहाँ देना पड़ेगा और यूएसडी 1 मिलियन का देना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? तो मतलब वो यहाँ पर जो उसने जो इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में और उसके बाद जो उसके सेल प्रोसीड्स हो रहे हैं, तो 2 प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल अलाउड है। दूसरा ये है कि जितने पैसे वो लेके आए तो उससे ज़्यादा के पैसे नहीं बेच सकता चाहे कुछ भी हो। तीसरा है कि $1 मिलियन से भी ज़्यादा नहीं बेच सकता, $1 मिलियन से भी ज़्यादा नहीं बेच सकता, और उसको टैक्स भी देना पड़ेगा उससे पहले, और लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब तुरंत बेच सकता है, यानी कि 10 साल वेट करना पड़ेगा, 2-5 साल। हाउसिंग और हाउसिंग लोन भी मिल सकते हैं, पर ये इंडिया के पर्पज के लिए कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके पर्पज के लिए मिलेंगे, तो ये क्रेडिट किस में होंगे? तो ये एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे, अगर लोन लेंगे तो किस में क्रेडिट होंगे? एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर हाउसिंग लोन लेगा वो पर्सन तो इसमें क्रेडिट होगा। बाकी इसमें एक एक हमने ये जो है वो रह गया था कि पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप में कैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी में हमने देखा तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकता है, प्रोवाइडेड जो कंपनी है वो एग्रीकल्चर या प्लांटेशन में नहीं हो, रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं हो, और डीलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इट, उन केसेस में ये नहीं कर सकता। पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म में कंट्रीब्यूशन वही होना चाहिए जो किससे होनी चाहिए, फ्रेश फंड से होने चाहिए, और आउट ऑफ बैलेंसेज हेल्ड इन एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स में से, परमिटेड टू बी रिबेटेबल आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू टैक्सेस। बाकी कंसेप्ट तो वही रहेंगे, ठीक है। अब ये हमारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, इनमें बेसिक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को ध्यान रख के जाएं। अब जो हमने क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन कैसे, हाँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, और आप उनको बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इफ एनी। इफ एनी तो कुछ है नहीं, मतलब क्योंकि सारे ऑप्शंस में ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मतलब 2 सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमने जो बताया था कि क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन। तो आप देखो, एनआरआई कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज आउट ऑफ बैलेंसेज हेल्ड इन एनआरई अकाउंट्स, ये तो बिल्कुल, अगर आपको एनआरई अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट इज करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि तो करेक्ट है, क्योंकि एनआरई अकाउंट में कौन सा फंड होता है? नॉन रेजिडेंट इनकम वाला फंड होता है, जो बाहर से कमाई हुआ धन होता है ना एनआरई अकाउंट में, तो वही धन डाल सकते हैं आप, वही इनकम डाल सकते हैं। इसका मतलब ये तो अलाउ होगा ही, हम चाहते हैं कि बाहर से ज़्यादा पैसा आए, तो मतलब वन इज नॉट रॉन्ग, तो वन इज नॉट रॉन्ग का मतलब ये जो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, तो अब ऑप्शन बचे 2 और 3, तो 2 रॉन्ग है। अगर आप हमको नहीं पता है तो भी
कि एनआरआई कैन नॉट इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एज ओनर। तो ये तो दूसरा तो रॉन्ग है ही, हमें पता है, हमने देखा कि वो इन्वेस्ट कर सकता है। एनआरआई कैन एक्वायर सैंड ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस, ऑब्वियसली ये हमने पढ़ाई है, तो फोर्थ ही रॉन्ग होगा, फोर्थ ही रॉन्ग होगा कि एनआरआई जो है एक्वायर कर सकता है, रिपेट्रिएबल बेसिस पे भी एक्वायर कर सकता है। एनआरआई अकाउंट से वो फंड डालेगा, उन पे जो इनकम होगी उस पर टैक्स पे करेगा और उसके बाद रिपेट्रिएशन कर सकता है उन पे बेसिस पे। तो ये भी करेक्ट है। एनआरआई कैन नॉट एक्वायर शेयर्स और प्रॉपर्टी बाय वे और फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो 2 और 4 दोनों ये भी कट जाएगा, 3 भी करेक्ट है, तो 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फ्रीली पार्टिसिपेट इन फ्यूचर मार्केट्स, ये हमने उसमें नहीं लिया था क्योंकि हम क्वेश्चन में इसको समझेंगे। जो फ्यूचर मार्केट मतलब जो एक्सचेंज वाले जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शन, जो एक्सचेंज रेट्स पे डिपेंडेंट डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस हैं, उनमें जो एनआरआई है, क्योंकि एनआरआई क्या है कि एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, तो क्योंकि एनआरआई बाहर की इनकम ला रहे हैं तो उसमें एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे, रिस्क ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो लोग फ्रीली उसमें क्या नहीं कर सकते। सेबी की कुछ लिमिट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बैंक। अगर आपको ज़्यादा पता भी नहीं है तो ये लोग तो कर ही सकते हैं, इंडिविजुअल कोऑपरेट, तो ये तो सारी एक जैसी बात है। एनआरआई इसका सही आंसर हो जाएगा। NRIs are permitted to invest on with your prior permission in money market mutual funds floated by, ठीक है। अब ये बोल रहे कि किस में परमिटेड है, तो एक ऑप्शन तो है कि नॉट इन, ये तो लग ही नहीं रहा, ऑप्शन देखा हमने, डोमेस्टिक कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कॉमर्शियल बैंक्स में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ए एंड बी हो जाएगा, किसी में कर सकते हैं, नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ज़्यादातर जो बोथ वाले आंसर होते हैं, ऑल होते हैं, वो ज़्यादातर करेक्ट ही होते हैं। सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन इंडिया बाय एनआरआई आउट ऑफ रिपेट्रिएबल फंड्स, मतलब इसने वो फंड लिए, रिपेट्रिएबल फंड का मतलब किस में से, एनआरई अकाउंट में से, या जो फ्रेश फंड था उसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, अब उसको वापस भेजना है। ऐसा नहीं है कि नॉन रिपेट्रिएबल फंड्स में से एक्वायर की है, रिपेट तो उसको वापस वो भेज सकते नहीं भेज सकते, ये ऑप्शन है। कैन बी रिपेट्रिएटेड, कैन नॉट बी रिपेट्रिएटेड, कैन बी रिपेट्रिएटेड आफ्टर 10 years, एनआरआई इज नॉट परमिटेड टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये सारे ऑप्शन है, तो ये तो गलत है, ये तो कि भाई नहीं, कैन नॉट बी रिपेट्रिएटेड ये भी गलत है क्योंकि फंड तो रिपेट्रिएबल से हैं। तो ऑप्शन ये बचा, लॉक इन पीरियड होता है या नहीं होता है, तो अभी हमने देखा था कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, बेच सकते हैं। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। इंटरेस्ट, ये एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने लिया इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनआरआई ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, on non-repatriation basis cannot be repatriated ally at all, cannot be repatriated in full, only net interest income after can be repatriated, cannot be repatriated allo, ये नहीं रिपेट्रिएट कर सकते हैं, पर क्या उसमें से क्या क्या रिपेट्रिएट कर सकते हैं, जो कि नेट इंटरेस्ट बचा टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो बचा, क्योंकि टैक्स ही तो हमारा कंसर्न है, तो ये आप क्या कर सकते हो, उसको रिपेट्रिएट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अब आपको ये हमारा चैनल, आपको ये हमारा जो पार्ट है पूरा, जो एनआरआई से रिलेटेड कंसेप्ट है, ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।